प्रिय विद्यार्थियों, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए जो वाणिज्य का महत्वपूर्ण सेशन ये चल रहा है, एडिशन सीरीज जो आप लोगों के लिए वाणिज्य 2024 कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, इन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ हो चुका है। उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, लाइन सॉल्यूशंस, एक भी प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं। और यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आप लोग के नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पर, और सब एक से बढ़कर एक प्रश्न थे एडिशंस, और निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करने वाले थे। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। देखिए, ये जो प्रश्नों का सीरीज एडिशंस इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि आपको अगर यदि आपको दीर्घ उत्तरी के रूप में पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं, और लघु उत्तरी में भी आप यहाँ पर इसमें से कुछ चीजों को काट के आप लघु उत्तरी के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जितना पूछा जाए उतना ही काम करना चाहिए। अनुक्रमणिका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए डिस्टेंस, अनुक्रमणिका से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। अनुक्रमणिका की विभिन्न विधियों का नाम लिखिए। देखिए, अनुक्रमणिका की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, आइए कुछ विधियों पर हम लोग बात करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोग का, देखिए अनुक्रमण के कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं। कौन, पहला बिट ट्री, ठीक है, वी ट्री। बी ट्री क्या होता है एडिशन, देखिए बी ट्री क्या होता है, बी ट्री जो होता है वो एक स्वसंतुलन ट्री डेटा संरचना है। क्या है, बी ट्री जो होता है एक स्वसंतुलन ट्री डेटा संरचना है जो क्रमबद्ध डेटा को बनाए रखता है। ठीक है, लॉगरिथमिक समय में देखा जाए तो लॉगरिथमिक समय में खोज की बात हो गई, अनुक्रमिक पहुंच की बात हो गई, सम्मिलन या विलोपन की अनुमति देने का काम जो होता है वो बिट ट्री का होता है। आमतौर पर जो होता है वो डेटा बेस में किया जाता है, देखिए यहाँ पर, और फाइल सिस्टम में अनुक्रमण के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो अनुक्रमणिका का मुख्य रूप से इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जो सामान्य तरीकों में पहला कौन आया, बिट ट्री का, ठीक है ना, वो स्वसंतुलन की ट्री डेटा संरचना होता है, ट्री के आकार का ना, ट्री डेटा संरचना होता है। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए हैशिंग, हैशिंग क्या होता है, हैशिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में है एडिशन, जिसका उपयोग क्या होता है, डेटा को एक निश्चित आकार के सारणी में मैप करने के लिए जो होता है किया जाता है। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये एक तकनीक है जिसकी व्यवस्था करके उसको और जो होता है प्रोसेसिंग के रूप में लिया जाता है, जो कुशल डेटा पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है, पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। यह एक इंडेक्स को जो देखा जाए तो स्लॉट की सारणी में गणना करने के लिए जो होता है हैश फंक्शन का उपयोग करता है, जहां वांछित मान पाया जाता है या पाया जा सकता है। तो वांछित मान के लिए मुख्य रूप से इसका हैशिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे पॉइंट की ओर। देखिए उल्टा सूचकांक, उल्टा सूचकांक देखिए किस तरीके से काम करता है या क्या होता है। देखिए उल्टा सूचकांक जो होता है एक डेटा संरचना होता है एडिशन, ये मुख्य रूप से, ठीक है ना, ये क्या होता है, डेटा संरचना के रूप में होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, किसी भी डेटाबेस या दस्तावेज संग्रह में देखा जाए तो शब्दों या संख्याओं जैसी सामग्री से मैपिंग को जो होता है ड्यूरेशंस देखिए को उनके स्थानों पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, क्या करता है ये महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो डेटाबेस या दस्तावेज जो संग्रह होते हैं उनकी संख्याओं को जो होता है सामग्री से मैपिंग को जो होता है उनके स्थानों पर संग्रहित करने के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग देखिए एडिशन जो होता है आमतौर पर देखा जाए तो खोज जो होता है इंजनों में विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों वाले दस्तावेजों को तुरंत ढूंढने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग उल्टा सूचकांक कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर बीट मैप इंडेक्स। देखिए बीट मैप इंडेक्स के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग। बीट मैप इंडेक्स देखिए क्या होता है, एक ऐसा डेटा संरचना होता है जो डेटा सेट में किसी मान की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए जो होता है डिस्टेंस बीट अरेंज का उपयोग करता है। ठीक है ना, और ये स्तंभों के लिए महत्वपूर्ण रूप से कुशल होता है। किस प्रकार के, निम्न कार्डिनलिटी वाले जो स्तंभ होते हैं उनके लिए मुख्य रूप से ये बहुत ही कुशल होता है, और विशिष्ट मानों के लिए जो होते हैं की संख्या अपेक्षाकृत इसमें क्या होती है, कम देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था महत्वपूर्ण रूप से देखिए प्रश्न जो था अनुक्रमणिका की विभिन्न विधियां, तो ये चार विधियों की बात की गई। चलिए पांचवी विधि को भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं आप लोग को देखिए दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी दोनों मिक्स की तरह बता रहा हूँ कि जरूरत पड़ने तो आप लघु के लिए भी अगर आपको पूछा जाए तो आप काम आपका हो जाए, और दीर्घ के लिए भी पूछा जाए तो आपका काम हो जाए। ठीक है, लघु में क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट काट देना है, और दीर्घ में आपको पूरा अच्छे से सजाकर लिखना है। देखिए पांचवा पॉइंट जो हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा आर ट्री। देखिए आर ट्री क्या होता है, मुख्य रूप से एक डेटा संरचना होता है
इसका उपयोग क्या होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो स्थानिक जानकारी के लिए, जैसे देखा जाए तो बिंदु, आयत हो गया, बहुभुज को अनुक्रमिक करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग आर्टरी का यूज किया जाता है। देखिए इसका उपयोग जो आमतौर पर जो होता है डिस्टेंस वो भौगोलिक सूचना प्रणाली में मुख्य रूप से होता है, नहीं GIS में होता है। क्या होता है? GIS में, ठीक है ना, GIS में, ठीक है, तो इसमें होता है ये, यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली में जो होता है मुख्य रूप से आर्टरी का उपयोग किया जाता है। और देखा जाए दोस्तों तो देखिए डेटाबेस में जो होता है मुख्य रूप से स्थानिक वस्तुओं की कुशलता पूर्वक खोज करने के लिए भी आर्टरी का उपयोग किया जाता है। देखिए डेटाबेस में अगर बात की जाए सूचना की बात हो गई तो उन प्रणालियों का प्रयोग करके डेटा जो होता है उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और खोज संचालन जो होता है उसको अनुक्रम देने की एक आवश्यकता होती है, और वो अनुकूलित रूप से वो वर्क करने लगता है, ठीक है ना। प्रत्येक अनुक्रमण विधि की बात करें अगर हम लोग तो की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं, यानी जो भी अनुक्रमण विधि होती है तो उसकी क्या होती है, अपनी ताकत भी होती है और अपनी उनकी कमजोरियां भी होती हैं। और देखा जाए तो अनुक्रमण विधि का अगर चुनाव देखा जाए तो अनुक्रमित किए जा रहे डेटा के विशिष्ट आवश्यकताओं और विशेषताओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आर ट्री जो हो गया डिस्टेंस, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये अनुक्रमणिका की विभिन्न विधियों के नाम अगर देखा जाए तो अनुक्रमणिका की विभिन्न विधियों में आर्टरी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। चलिए जो प्रश्न आपके साथ डिस्कस हुआ वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की कोई 4 कार्य लिखिए। देखिए प्रश्न ही देख के लग रहा है कि हर बार का पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये हर बार एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है, और बिना समझ लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक को डाले आपका पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है। निश्चित तौर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक से RBI से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और यदि इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपका दीर्घ का भी काम होगा, लघु का भी काम होगा, और अति तो आपका ऐसे ही उड़ जाएगा, ठीक है। तो RBI के बारे में चलिए इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारत का एकमात्र सरकारी बैंक के रूप में जो है भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है। देखिए कार्य जो होता है मुख्य रूप से वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विविध और महत्वपूर्ण है। देखिए वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना बहुत कठिन काम है, और आर्थिक विकास के लिए पूंजी तैयार करना, यह RBI का देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से भाग है या काम है। देखिए पहली महत्वपूर्ण बात जो हो जाएगी आप लोगों की मौद्रिक नीति निर्माण, यानी जो RBI का पहला महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा मौद्रिक नीति निर्माण। मौद्रिक नीति निर्माण करना जो होता है वो RBI की प्रथम प्राथमिक कार्यों में लिया जाता है, ठीक है ना। तो मौद्रिक नीति बनाना और उसे लागू करना। देखिए इसमें क्या होता है, मूल्य की स्थिरता होती है, सतत आर्थिक विकास की बात होती है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए जो होता है ब्याज दरों का विशेष प्रबंधन किया जाता है, और धन आपूर्ति को विनियमित करना महत्वपूर्ण होता है, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना इसमें शामिल होता है। किसमें? मौद्रिक नीति में, ठीक है ना। RBI देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में जो होता है धन आपूर्ति और ऋण उपलब्धता को जो है प्रभावित करने के लिए खुले बाजार संचालन में देखा जाए आरक्षित आवश्यकताओं की बात हो गई, रेपो रेट की बात हो गई, ठीक है ना, जैसे उपकरणों का भी सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक यानी मौद्रिक नीति को बनाना, ये पहला आपका काम हो जाएगा क्या, RBI का, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का। देखिए सरकार का बैंकर, भाई जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि RBI जो होता है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है, और एजेंट और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। यह सरकार के बैंकिंग लेन देन का प्रबंधन भी करता है, देखिए महत्वपूर्ण बात है। और सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करना, धन जुटाने की जो सुविधा हो गई, जो व्यवस्थाएं देने की बात हो गई, सार्वजनिक वित्त प्रणाली कोई हो गई, किसी मौद्रिक नीति के मामले में जो है सरकार को वित्तीय सलाह देने का काम भी जो होता है कौन, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसीलिए इसको देखिए कहा गया कि सरकार का बैंक होता है, ठीक है ना, सरकार का बैंक। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण। देखिए बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण का मतलब क्या है। देखिए RBI के बारे में हम लोग अगर बात करें, RBI तो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और अखंडता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को जो होता है डिस्टेंस विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता है, मुख्य रूप से जिम्मेदारी अपनी ये पूरा भी करता है, और अच्छे से ये जो इसका इसे कार्यभार को देखता है। देखिए यह विनियमनों का अनुपालन और सुनिश्चित करने के लिए, जमाकर्ता जो हो गए उनके हितों की रक्षा करने के लिए, मतलब अगर बैंक में अपने अमाउंट को जमा किए हुए हैं तो उसकी रक्षा के लिए भी देखिए प्रहरी के रूप में कार्य भी करता है, ये भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और एक मजबूत और कुशल बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जो है विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करने का काम जो होता है डिविजन वो होता है
आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का। और बैंकों के कामकाज की निगरानी करने का भी काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। एक तरीके से कहा जाए तो बैंकों का बैंक भी होता है। इसीलिए देखिए, जब भी अगर भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ भी अगर गड़बड़ दिखता है तो तुरंत देखेंगे प्राइवेट बैंक होते हैं या जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, तुरंत सबको सबको फटकार लगाना चालू कर देता है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा? मुद्रा प्रबंधन। देखिए मुद्रा का प्रबंध करना भी जो है वो कहीं ना कहीं से जो है मुख्य रूप से कार्य होता है आपका क्या? आरबीआई का। भारत में देखिए मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है, ठीक है ना, आरबीआई को दिया गया है। यह बैंक नोटों की छपाई भी देखिए करता है जरूरत पड़ने पर। वितरण सहित देखा जाए तो देश की मुद्रा और भंडार का जो होता है प्रबंध भी करता है। प्रचलन में स्वच्छ और सुरक्षित मुद्रा नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो होता है एडिशनल नीतियां भी बनाता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरबीआई जो होता है मौद्रिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो होता है एडिशनल वित्तीय प्रणाली को अपने मजबूत बनाता है। और जो भारत के सतत विकास के लिए या भारत के सतत आर्थिक विकास के लिए जो है अपना बढ़ चढ़कर ये भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और स्थिरता के लिए देखा जाए तो मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न रहेगा आप लोगों का आज के सेशन का। संचय और बचत के बीच अंतर बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संचय और बचत के बीच अंतर क्या है? तो संचय और बचत पर चलिए हम लोग बात करते हैं। संचय और बचत के बीच क्या अंतर है? देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर दोनों के बारे में बात करें, दोनों मुख्य रूप से जो है वित्तीय अवधारणाएं हैं। क्या है? वित्तीय अवधारणाएं। संचय की बात करें चाहे बचत की बात करें, दोनों जो है वो वित्तीय अवधारणाएं हैं। लेकिन दोनों का देखिए अलग अर्थ भी है और दोनों का निहितार्थ भी है। संचय से तात्पर्य देखिए क्या होता है? समय के साथ धन या संपत्ति को इकट्ठा करना या जमा करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, इसे हम लोग संचय कहते हैं। तो एक समय के साथ एक निश्चित अवधि के बाद, समय के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद धन या संपत्ति को इकट्ठा करना या जमा करने की प्रक्रिया जो होता है उसे हम लोग कहते हैं संचय, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें निवेश लाभ मिलता है, अर्जित ब्याज मिलता है और साथ ही साथ सेवानिवृत्ति खातों में योगदान जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। सेवानिवृत्ति खातों का मतलब क्या हो गया? जो भी आप पेंशन के रूप में जो भी पैसे प्राप्त करते हैं। संचय का देखिए लक्ष्य क्या होता है? लंबी अवधि में धन का निर्माण करना, ठीक है, और किसी की निवल संपत्ति में वृद्धि करना, ठीक है ना। इसमें अक्सर क्या होता है की उच्च रिटर्न की चाह में देखा जाए तो कुछ स्तर का जोखिम उठाना भी शामिल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? संचय की बात हो रही है। तो ये एक तरीके से देखा है तो मतलब जोखिम भी इसमें देखने को मिलता है। दूसरी ओर देखिए डिस्टेंस बचत क्या होता है कि बचत के बारे में हम लोग बात करें तो आय का एक ऐसा हिस्सा जिसको हम लोग अपने पास जो होता है सुरक्षित भविष्य के लिए या चीजों को आपातकाल की स्थिति के लिए जो हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं, अलग रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बचत। देखिए बचत क्या होता है? खाते की बात हो गई, सेवानिवृत्ति निधि की बात हो गई या अन्य कम जोखिम वाले साधनों में पैसा डालना शामिल कर सकते हैं हम लोग एक तरीके से बचत वाले में, बचत खाते में, सेविंग अकाउंट जिसे कहते हैं। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों का जो होता है वो सेविंग अकाउंट ही होता है। बचत का देखिए प्राथमिक लक्ष्य जो होता है वो आपात स्थिति के लिए वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करना। साथ ही जो होता है विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों जैसे कि घर खरीदना हो गया, शिक्षा के लिए अगर देखा जाए वित्त पोषण की बात हो गई, और सेवानिवृत्ति के लिए काम करने की बात हो गई, तो इन सभी व्यवस्थाओं के लिए जो होता है प्राथमिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो होता है बचत का कार्य किया जाता है। संक्षेप में अगर कुल मिला जुला कर कहा जाए तो देखिए जो संचय समय के साथ धन और संपत्ति की वृद्धि पर केंद्रित होता है। देखिए संचय में क्या होता है? समय भी चाहिए आपका और धन एवं संपत्ति की वृद्धि पर मुख्य रूप से आधारित होता है, ठीक है ना। और निवेश और जोखिम लेने के माध्यम से ये काम होता है। जबकि बचत जो होता है वो भविष्य की जरूरतों और लक्ष्यों के लिए आय का एक हिस्सा जो है अलग रखने पर जोर देता है। तो आय का एक हिस्सा अलग रखने का जो काम होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? भविष्य, यानी भविष्य बचत कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। भविष्य की जरूरतों और लक्ष्यों के लिए आय का जो एक हिस्सा रख दिया था, जैसे कहा गया कि आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप 5,000 निकाल रहे हैं, आपने एक अपना ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया, या आपको 10,000 में से कोई काम नहीं करना है तो आप 10 हमेशा निकाल दे रहे हैं, तो ये कहा गया कि ये आपका हो गया बचत, और वो उसी आय में से ही निर्धारित होता है, ठीक है डिस्टेंस। आमतौर पर देखा जाए तो कम जोखिम वाले वाहनों में संचय और बचत दोनों एक मजबूत वित्तीय योजना के आवश्यक घटक हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाना जो है दीर्घकालिक और वित्तीय सुरक्षा और सफलता प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी मानी जाती है, ठीक है। तो जो संचय हो गया और बचत हो गया, दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रश्न भी जो था डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। डिस्टेंस का सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग देख भी रहे हैं कि एक से बढ़कर एक प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया भी जा रहा है। तो इसे फटाफट जो है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा
क्योंकि सेशन जो है डिस्टेंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए, और बहुत ही परिश्रम से बनाया जा रहा है। और इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप सभी लोग इसे अपने क्लासमेट में शेयर करेंगे। रात्रि के 10, 11, 12 बजे तक डिस्टेंस आप लोग के परिश्रम हो रहे हैं। जैसे जिस विषय पर जो भी विषय नजदीक आ रहे थे उस पर देखिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं एक उचित मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकूं, और आप लोग जो हैं अपनी बुलंदियों को प्राप्त कर सकें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।